चलो, सो आई होप सो सबने नोट्स डाउनलोड कर ली होगी। सो बेसिक्स ऑफ लॉ के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वंस अगेन रिपीट, वो नोट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो YouTube के लाइव लेक्चर्स है, इन लेक्चर्स के बारे में पहले थोड़ा सा आपको कमेंट कर दूं, और ये लेक्चर्स किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी मैं आपको बोल दूं, ठीक है। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो सबसे पहली बात, ये CA इंटर लॉ के जो लेक्चर्स है बच्चों, ये बेसिकली एप्लीकेबल है फॉर May 21, May 2021, एंड ये लेक्चर्स एप्लीकेबल है फॉर नवंबर 2021। अब बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल करते हैं, सर May 21 और नवंबर 21 के लिए लेक्चर्स एप्लीकेबल है, तो इन लेक्चर्स के में क्या अमेंडमेंट्स कवर्ड है? एक बहुत बड़ा सवाल, एक सवाल हमेशा बच्चों को बहुत जोर से आता है, सर बहुत जोर से सवाल आया है, क्या इन लेक्चर्स के अंदर अमेंडमेंट कवर्ड है? ठीक है। सो सबसे पहली चीज मैं डिक्लेरेशन देना चाहूंगा, जैसे डीटी में आपको विजय सर ने डिक्लेरेशन दिया होगा, वैसे ही मैं आपको यहां पे डिक्लेरेशन देना चाहूंगा कि अमेंडमेंट किस तरीके से कवर्ड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और एग्जाम के 2 महीने पहले बच्चे इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट चेंजेस कर लेते हैं और खुद की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज हमारे साथ ना हो, इसलिए मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूं क्या इसके अंदर अमेंडमेंट हमने कवर किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज, अमेंडमेंट कवर किए है या नहीं है, ये जोर से जो सवाल आया है, सब बहुत जोर से सवाल आया है, अमेंडमेंट कवर्ड है क्या? तो ये जो आपको सवाल है इसका मैं एक सिंपल आंसर दे दूं। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा अमेंडमेंट कौन से डेट तक क्या आपको अप्लीकेबल है। सो May 21 के लिए जो अमेंडमेंट अप्लीकेबल होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं अप टू 31st ऑफ अक्टूबर 2020। 31st ऑफ अक्टूबर 2020 तक जो भी डिपार्टमेंट इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, ठीक है। तो मुझे आपने बताना है, अगर आपको कमेंट्स के अंदर कोई दिक्कत है तो थोड़ा चैट बंद करके आपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है कि आपको इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। तो सो 31st अक्टूबर 2020 तक के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट है, बराबर है, कंपनीज एक्ट है ना। सो कंपनीज एक्ट, हमें फाउंडेशन में भी कंपनी लॉ था। सो 31st अक्टूबर 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो अमेंडमेंट बोले हैं वो May 21 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो आपका अगर सवाल है क्या सर इस बैच में ये अमेंडमेंट कवर्ड है, तो मेरा आंसर, बहुत बड़ा आंसर है यस। इसके अंदर सभी के सभी अमेंडमेंट्स आपके कवर्ड है टिल 31st ऑफ अक्टूबर 2020। ये चीज को आपने याद रखना। पर सर पर क्या? पर बच्चों एक बात आपने याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अमेंडमेंट बोल भी दिए तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो पता है ना, सुना तो होगा, वो ये लोग CA बनाते हैं, आपने सुना होगा, कभी कभी सुना है, बता देना मेरे को, कभी सुना है क्या इस इंस्टीट्यूट का? हाँ, वही कॉलेज जिससे आप CA कर रहे हो, आपके रिलेटिव्स पूछते हैं ना कौन से कॉलेज से CA कर रहे हो, तो यही वो कॉलेज है जिससे आप CA कर रहे हो। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जितनी अमेंडमेंट बोलती है वो सबकी सब कभी एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 100 अमेंडमेंट्स बोले हैं, 100 इन नंबर, 100 अमेंडमेंट बोले हैं, तो एक कंपलसरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पूरे के पूरे 100 एक्सेप्ट कर लेगी। हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसमें से 90 अमेंडमेंट ही एक्सेप्ट करे, हो सकता है कि सिर्फ 90 अमेंडमेंट ही इंस्टीट्यूट बोले कि हमारे CA इंटर के जो बच्चे इनको टॉर्चर ना करना है भैया, तो इनको सिर्फ 90 ही चीजें पढ़नी है, 100 नहीं पढ़ानी है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 90 अमेंडमेंट के साथ में इंस्टीट्यूट कोई मॉड्यूल अपडेशन दे दे, वैसे आपने देखा होगा कि अभी CA इंटर के और CA फाइनल के मॉड्यूल अपडेट किए इंस्टीट्यूट ने, अभी कुछ 5-10 दिन पहले की बात है। सो इंस्टीट्यूट इसके साथ मॉड्यूल अपडेशन दे कि भैया अमेंडमेंट के हिसाब से ये मॉड्यूल के अंदर चेंजेस है। तो ये अगर होता है, देखो मैं तो सभी के सभी अमेंडमेंट यहां पे 100 के 100 कवर कर रहा हूं, 100 के 100 अमेंडमेंट्स में यहां पे कवर कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना है। पर इंस्टीट्यूट की हरकतें, इंस्टीट्यूट ये हो सकता है कि 100 में से 90 बोले, साथ में मॉड्यूल अपडेशन बोले, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको कौन बताएगा कि भैया 90 अमेंडमेंट है और मॉड्यूल अपडेशन है? तो ये चीज बताने के लिए आपको आना पड़ेगा YouTube चैनल के ऊपर, वी-स्मार्ट का YouTube चैनल या मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको आना पड़ेगा ऑन 10th ऑफ मार्च 2021। क्यों सर 10th ऑफ मार्च, 10 मार्च ही क्यों? क्या खास बात है 10 मार्च में? नहीं आना हमको 10 मार्च में, हमारी 2 महीने के ऊपर एग्जाम है, आप चाहते हो हम YouTube के ऊपर आए? बेटा जबरदस्ती नहीं है, पर आना चाहिए क्योंकि आपको खुद को अपडेटेड रखना है। तो
ठीक है, आपके भले के लिए करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। सो 10 मार्च 2021 को आपने यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब में ये 90 अमेंडमेंट कौन से और मॉड्यूल अपडेशन कौन सा है ये मैं डिक्लेयर करूंगा। मतलब वैसे भी मैं अमेंडमेंट लेक्चर लेता हूं तो उसके अंदर डिक्लेयर हो जाएगा कि भैया 100 में से 90 अमेंडमेंट कौन से है। वैसे इन लेक्चर में हम 100 के 100 कवर कर रहे हैं, पर इसमें से 90 कौन से है ये मैं वहां पे डिक्लेयर करूंगा। ये मैं वहां पे बाकायदा एक टेबल में बताऊंगा कि हमने कितने कवर किए और इंस्टीट्यूट ने इसमें से कितने अप्लीकेबल किए। राइट टिक राइट टिक राइट टिक, जो नहीं इंस्टीट्यूट ने कवर किए उसके सामने रॉन्ग टिक होगा। तो एक टेबल बना के मैं आपको दे दूंगा। तो आपने ये लेक्चर देख लिए, वो टेबल देख लिया, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके पूरे के पूरे लेक्चर्स अपडेटेड है, आपके नोट्स अपडेटेड है। क्लियर है कंसेप्ट? सो आई होप ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। नियरली 125 लोग हैं लाइव, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, मुझे एक बार सिर्फ बताइए कि ये अमेंडमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। कौन से दिन आना है आपको? 10 मार्च 2021 को। कहां आना है? यूट्यूब पे आना है, वीस्मार्ट का चैनल है या मेरे चैनल। वहां डिस्क्रिप्शन में आपको टेबल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे कि भैया 100 के 100 अमेंडमेंट एक्सेप्ट किए हैं या 100 में से 90 किए हैं या कोई मॉड्यूल अपडेशन है। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो कृपया कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। हाँ, नवंबर 21 के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा दिव्या, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले मई का समझ में आया क्या ये बताइए, नवंबर 20 का इसके हिसाब से ही समझ में आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है सभी को समझ में आया। जिसको नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा। अब जो नवंबर 21 के लिए अपीयर कर रहे हैं बच्चे, जो नवंबर 21, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे नवंबर 21 के लिए भी अपीयर कर रहे हो, कोई ऑप्ट आउट स्कीम वगैरह में जा रहा हो तो नवंबर 21 के लिए अपीयर कर रहे हो। तो नवंबर 21 के लिए आपने यूट्यूब पे किस दिन आना है? मैं नवंबर 21 के लिए चाहिए तो कलर चेंज कर देता हूं जिंदगी में आपके लिए, कलर चेंज। नवंबर 21 वाले आपको यूट्यूब पे कब आना है? तो आपको आना है 10 सितंबर 2021 को। ठीक है, 10 मार्च 10 सितंबर, एग्जाम के बकायदा 50 दिन पहले 10 सितंबर 2021 को आपने YouTube पे आना है और 10 सितंबर 2021 को आपको इसी तरीके से एक और शीट मिलेगा, एक और टेबल मिलेगा, एक और नोट्स मिलेंगे, एक और लेक्चर मिलेगा जिसमें बताऊंगा कि भैया आपके लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट कौन से है। क्लियर है? क्योंकि नवंबर 21 वालों के लिए तो अमेंडमेंट कौन से अप्लीकेबल होते हैं? अप टू 30th of April 2021, अप टू 30th अप्रैल 2021। हम तो अभी दिसंबर में ही है, 31 अप्रैल, 31 नहीं, माय मिस्टेक, 30 अप्रैल 2021, तो और 4 महीने दूर है यहां से। तो उसके अमेंडमेंट में अभी से नहीं बता पाऊंगा, पर जब आप 10 सितंबर 2021 को वीस्मार्ट या मेरे चैनल के ऊपर आ जाओगे तो आपको वहां पे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये जो सभी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं ओरिजिनल लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर्स, ये आपने देखे हुए हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को तहे दिल से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट में क्या कह रहा है एग्जैक्टली? चलो नवंबर 21 का भी समझ में आया तो फटाफट मुझे हाँ बोल दीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। जिनको लिखना है वो कृपया इसको लिख लीजिए, बुक के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, एक रजिस्टर आप बनाइएगा, उसके फ्रंट पेज पे इसको लिख लीजिए या कहीं ना कहीं नोट करें। कभी आपको अमेंडमेंट के बारे में किसी ने पूछा तो आप ये दिखा सकते हो। ठीक है, सो 10 मार्च 10 सितंबर ऐसे आपने दिल पे हाथ रखना है। ठीक है, खुद के दिल पे हाथ रखना है और बोलना है 10 मार्च 10 सितंबर। क्लियर है कंसेप्ट? ये दो ही डेट्स है जिस दिन आपके अमेंडमेंट यूट्यूब पे आ जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? चलो इसको नोट डाउन कर लो 2 मिनट के अंदर, फटाफट गो फॉर इट फास्ट। चलो नोट डाउन हो गया बच्चों सबका? आई होप सो लिख लिया होगा सबने।
ओके, किसी की क्वेरी है तो जस्ट 2 मिनट के लिए होल्ड करना, मैं जैसे ही आता हूँ स्क्रीन के ऊपर मैं सबके क्वेरीज आंसर करूंगा। किसी ने अभी क्वेरी पूछा है कि सर नवंबर 21 के लिए लेक्चर्स ले सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल ले सकते हो, पर जिस तरीके से मैंने अमेंडमेंट बोले वो कंप्लीट करना ना भूलिएगा। नॉर्मली बच्चे लेक्चर लेते हैं, बाद में अमेंडमेंट करना भूल जाते हैं, वो आपने भूलना नहीं है। अगर आप अमेंडमेंट करना ठीक से कंप्लीट कर रहे हो तो बिंदास लेक्चर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जिंदा हूँ और मैं पूरे लेक्चर्स आपके कंप्लीट करवाऊंगा। नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने टीटी इंडस्ट्रीज मेंशन करके रखा है, दैट इज अप टू 30 अप्रैल वाले अमेंडमेंट लेक्चर आपको अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, ये लिख लिया सबने? ओके, सो अमेंडमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पे खत्म हो गया। अब कुछ मैं मेरे बारे में बोल दूं क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, फिर कुछ आपके बारे में, फिर बढ़ेंगे हम आगे। मेरा नाम है दर्शन दीपक खरे, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने सीए किया है जून 2009 में। सर जून 2009 में? जून में कौन सा अटेम्प्ट होता है? हमारे वक्त इलेक्शंस थे, इसलिए हमारा अटेम्प्ट भी 1 महीने से पोस्टपोन हुआ था। जैसे 2019 वाला अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ था, उसे 2019 का अटेम्प्ट तो हो गया, 2020 का तो मर ही गया। ठीक है, सो मैं पहले बच्चों को अटेम्प्ट की कसम दिया करता था, लेकिन जब से मई 2020 का अटेम्प्ट मर गया तब से मैंने अटेम्प्ट की कसम देना बंद कर दिया, तो मैं आपको भी अभी अटेम्प्ट की कसम नहीं दूंगा। ठीक है, सो मैं जून 2009 में सीए कंप्लीट किया है, मैंने सीएस कंप्लीट किया है, हाँ मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी कंप्लीट किया है दिसंबर 2010 में, और मैंने बीकॉम भी किया है। बीकॉम कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो मैंने बीकॉम भी किया है। सो इसी तरीके से आप 2-3 डिग्रियां लो, ये मेरी जिंदगी की इच्छा है, अच्छी खासी डिग्रियां लेना, अच्छी वाली। इसके बाद में मैंने 1-1.5 साल तक आर्टिकलशिप के साथ साथ में, आर्टिकलशिप तो 3 साल का किया, पर उसके एडिशन में मैंने 1-1.5 साल तक ऑडिटिंग किया है बड़े बड़े कंपनीज का, जैसे फिनोलेक्स, स्पाइसर, थर्मैक्स वगैरह। और फिर उसके बाद में बाय पैशन मैंने टीचिंग शुरू किया। पिछले 9 साल से मैं सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं, पिछले 5 साल से या 6 साल से मैं सीए इंटर पढ़ा रहा हूं, और पिछले 2 साल से मैं सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। सो ये इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। सो आपको पता होगा कि टीचर है, पढ़ा लेता है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट मई 21 है या नवंबर 21 है, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये सभी के सभी लेक्चर्स होंगे। ये लेक्चर्स के कुछ रूल्स है बच्चों, ठीक है, कुछ रूल्स है आपने, क्योंकि देखो मैं लेक्चर तो ले रहा हूं यूट्यूब पे लाइव, पहले 5-10 लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे लाइव होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में हम स्ट्रीमिंग वीडियोस या फिर पेन ड्राइव के अंदर आपको लेक्चर्स देंगे। लेकिन ये लेक्चर्स करने के पीछे रूल्स है, रूल्स बड़े अच्छे से याद रखना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है लेक्चर पे समय पे आना और लेक्चर पे समय से जाना। दूसरा रूल है ड्यूरिंग द लेक्चर आपके जो सेलफोन्स होते हैं वो आपने बंद रखने हैं। ठीक है, सर पर मैं तो सेलफोन पे ही लेक्चर देख रहा हूं, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अगर सेलफोन पे लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ सेलफोन पे लेक्चर ही देखना, अलग अलग मैसेज, चैटिंग, मेरे बाबू ने थाना थाया, ये चीजें ना करना। ठीक है, बाबू थाना थाए ना थाए, बिकॉज क्या है 10 से 11:30 का लेक्चर है, बहुत सारे लोगों का थाना थाने का टाइम ये हो सकता है, तो मेरे बाबू ने थाना थाया, ये टाइम पे नहीं थाया तो भी बाबू का कोई फलक नहीं पलटा, बाबू भूखा रह गया तो भी कोई फलक नहीं पलटा, बाबू मल नहीं दाने वाला। क्लियर है? सो ये समय पे आपने ये बात याद रखना है कि रादर देन लेक्चर मोबाइल के अंदर कोई दूसरी हरकतें नहीं करना, ना ही किसी को मैसेज करना, ना ही कुछ, और ये वीडियो छोड़ के दूसरे किसी भी टाइप के वीडियो ना देखना, नालायक लोगों। ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स को पता चलेगा बच्चा पढ़ रहा है और तुम यहां पे किसी और चीज में लगे हुए हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीजों को बंद रखना। अगर किसी ने ड्यूरिंग दिस पीरियड सेलफोन यूज किया तो ये चीज को याद रखना, मैं उसका सेलफोन 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट कर लूंगा। ठीक है, मैं घर पे आकर कॉन्फिस्केट करूंगा, याद रखना आपको, मेरे को यहां से यूट्यूब से सबके एड्रेस और लोकेशन पता चलते हैं। ठीक है, मैं घर पे आके कॉन्फिस्केट करूंगा और उस सेलफोन के ऊपर भी मैं ही चैटिंग करूंगा। फिर मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था और तुमने भसका दिया, अब ब्रेकअप पे बात आ गई है। सो ये चीज को याद रखना। क्लियर है? ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, एक 200 पेजेस की कोरी करकरी नवी नवेली गरम गरम बुक बनाओ। ठीक है, कोरी करकरीत नवी नवेली। देखो कितने हंस रहे हैं नालायक लोग, मेरे बाबू ने थाना थाया बोला, सभी के सभी दिख रहे हैं मेरे को कमिटेड लोग वहां पे कपल में, झुंड में। ठीक है, सो एक 200 पेजेस की कोरी करकरीत नवी नवेली गरम गरम बुक बनाना है, जिसके अंदर आपके सीए इंटर के सभी चार्ट्स और आंसर राइटिंग पॉइंट्स आएंगे। हम सीए इंटर में एक बहुत अच्छी चीज करवाते हैं बच्चों कि हम आंसर राइटिंग पॉइंट बनवा लेते हैं, क्योंकि आपने फाउंडेशन में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी तो सीए इंटर में हम काफी सारी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हर एक सेक्शन की स्पेसिफिक आंसर राइटिंग पॉइंट्स हम ड्राफ्ट कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में आपको इनसे टैकल करने के लिए मदद मिलेगी। कुछ चीजें मैं अपफ्रंट मेरी तरफ से डिक्लेयर कर दूं, जैसे हम हर बैच, अभी जरा इसको ठीक से सुनना, हंसना बंद करो नालायक को, हंसना बंद करो, ये वहां दांत निकाल निकाल के पूरी बत्ती से निकाल के हंस रहे हैं नालायक लोग। ठीक है, सो
मैं आप सबको यह बोलना चाहूंगा, टीचिंग के साथ टीचर भी डेवलप होता है। जैसे स्टूडेंट सीखते हैं वैसे टीचर भी टीचिंग से सीखता है। हम हमारे पास्ट बैच के रिव्यूज लेते हैं और पास्ट बैच के रिव्यू से हमें जो चीजें लगती है हम उसको यहां पे डिस्कस करते हैं। कुछ एक दो ड्रॉबैक आपने भी सुने होंगे, उनको मैं यहां पे इस बैच में क्लियर करवा दूं। फर्स्ट ड्रॉबैक आपने पास्ट बैच में यह सुना होगा कि सर क्लास के अंदर क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये बैच से आपके क्लास के अंदर नियरली सभी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और क्वेश्चन डिस्कशन के बाद, मतलब पास्ट एग्जाम के बाकायदा हमारे क्वेश्चनर, वैसे तो मैं क्वेश्चनर ऑलरेडी देता था लेकिन क्वेश्चनर डिस्कशन का समय नहीं मिलता था बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स रहते थे। सो इट वाज डिफिकल्ट, एक टेक्निक नहीं था समझने के लिए कि भाई क्वेश्चनर कैसे डिस्कस करे कम से कम समय में। पर इस बैच में मैं टेक्निक नहीं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो पास्ट एग्जाम के नियरली सभी क्वेश्चन, नहीं नियरली तो 70-80% क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम हमारे आंसर राइटिंग पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। ये चीज आपकी इस क्लास पे काफी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपको ये पॉइंट पसंद आया तो जरूर लाइक ठोकिएगा बीच में या थम्स अप दीजिएगा कि क्या हमने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम इस बैच के अंदर कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चनर डिस्कस करें जिससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिले। राइटिंग प्रैक्टिस तो एनीवेज हम करने ही वाले हैं आंसर राइटिंग पॉइंट की, वो सिर्फ अब क्या करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दर्शन सर के क्लास में बहुत सारी मस्ती होती है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हाँ बहुत, अब वो लाइव बैचेस रहते थे तो लाइव बैचेस में मस्ती तो होती ही थी, पर इस बैच में हम उस चीज को कंट्रोल करेंगे। मस्ती होगी, फन मैनर में सीखेंगे, क्योंकि देखो मैं एक बेसिक चीज के ऊपर भरोसा करता हूं और एक बेसिक चीज के ऊपर मैं विश्वास रखता हूं। आप थोड़ा इस चीज को 1 मिनट देते हैं पर आपको समझ में आएगा कि क्यों फन स्टाइल में रीड करना जरूरी है, क्यों फनी वे में या मस्ती करते हुए समझना जरूरी है। इसके पीछे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, सिर्फ थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर आप आपके पास्ट के लाइफ की मेमोरीज रिमेंबर करने जाओ सब लोग, तो आपको कौन सी मेमोरीज जल्दी याद आती है? जो समय आपने खुशी के साथ गमाया, मस्ती के साथ गमाया, अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ, जब आप खुश थे वो वाली मेमोरीज आपको याद होती है, या जब आप दुखी थे, सैड थे, बोरिंग थे, सो रहे थे, वो वाली मेमोरीज आपको याद आती है? इस चीज के ऊपर गौर करके मुझे कमेंट में आंसर देना, आपको कौन सी वाली मेमोरीज याद आती है? खुशी वाली जब आप मस्ती कर रहे थे वो वाली, या आपको वो मेमोरीज याद आती है जब आप सो रहे थे, बोर हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वो वाली मेमोरीज आपको याद आती है? विच मोमेंट जो आपको याद आते हैं फटाफट? ब्रेकअप, नालायक ब्रेकअप, कौन है नालायक? भास्कर, ब्रेकअप भी हो गया तुम्हारा? उम्र ही क्या होगी अभी जिंदगी के अंदर, ब्रेकअप भी हो गया? इस उम्र में तो मैं बेचारा क्लास के बुक्स लेके सिर के ऊपर ढो ढो के कहीं कहीं जाता था। ओके, खुशी वाली मेमोरीज याद आती है, सब लोग वही आंसर दे रहे। कुछ है 1-2 लोग जिनको ब्रेकअप याद आ रहे हैं, उनके पता नहीं कितने हुए जिंदगी के अंदर, बट ठीक है। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमें खुशी वाली मेमोरीज याद आती है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से डिफाइन होती है बच्चों कि आपको हमेशा खुशी वाली मेमोरीज ही याद आएगी। इसलिए क्लास फन मेमोरीज में, मस्ती वाली मेमोरीज में कंप्लीट करना जरूरी है। तो खुशी के मारे या फन के मारे आपको हो सकता है कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे से याद आए, ठीक है? सो मस्ती होगी, हाँ ऑब्वियस सी बात है, कुछ लेवल तक के होगी, ठीक है? उसके बाद में हमारा मेन मोटो हमेशा याद रखना कंसेप्ट्स है। मेन मोटो इज टीचिंग, मेन मोटो इज कंसेप्ट, मेन मोटो इज मेहनत। हाँ उसके साथ जहां पे हम मस्ती फन ब्लेंड कर सकते हैं वहां पे हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो ये चीज सबको पता होगी। और मैं बोर होकर पढ़ा नहीं सकता बच्चों, मुझे माफ करना, मैं बोर होऊंगा, आप सोओगे, मैं सोते सोते पढ़ाऊंगा, आप भी सोओगे, पता नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में मैं पढ़ा नहीं सकता। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, क्लियर है? चलो अब हम हमारे लेक्चर्स के साथ शुरू करते हैं। सो 3 रूल आई विल रिपीट वंस अगेन। टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, एक मोबाइल बंद आपने रखना है और 200 पेजेस की कोरी करकरीत नवेली गरम गरम बुक बनानी है जिसके अंदर आपको सभी आंसर राइटिंग पॉइंट और चार्ट्स आएंगे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जो ये सुनो, साथ में आपने जो नोट्स डाउनलोड किए हैं वो तो आपके पास है ही। क्लियर है सबको? चल अब मैं जाता हूं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर जो मुझे यहां पे कवर अप करना है। हमारा है सीए इंटरलॉ का न्यू सिलेबस। पहले तो समझते हैं सिलेबस में क्या क्या है। जंगल में जा रहे पता तो चले कि कौन कौन से रास्ते हैं, कितने एरियाज है, शेर है, बाघ है, बकरी है, भेड़िया है, डायनासोर है, पता नहीं क्या क्या है वहां पे। सो न्यू सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आती है वो मैं बता दूं। सीए इंटर हमारे सब्जेक्ट का नाम है। वैसे तो आपने सुना होगा सीए इंटर लॉ, लेकिन सब्जेक्ट का एक पूरा नाम भी होता है जो पढ़ के छोड़ देना होता है क्योंकि ये कहीं लिखना नहीं होता है। तो आप इसको भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सीए इंटर सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज।
तो मैं पहले तो इन वर्ड को डिफाइन करूं, थोड़ा शांति से कमेंट करना थोड़ा सा बंद कीजिएगा बच्चों, पूरा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। फर्स्ट प्रायोरिटी कंसेप्ट, कंटेंट, वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे, ठीक है, लेट्स गो। जब हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो आपको इन वर्ड्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब आप फाउंडेशन में थे तो आपको नाम होगा बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज मतलब ऐसे लॉज जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी इसेंशियल फॉर बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट वेरी इसेंशियल फॉर बिजनेस। साथ साथ में अगर हम बोले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेरी इसेंशियल फॉर बिजनेस। पर जब आप सीए इंटर पे आते हो तो आपके लॉज का नाम हो जाता है कॉर्पोरेट लॉ। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब होता है बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? तो आपने शायद सुना होगा, बॉडी कॉर्पोरेट में आती है कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं कॉर्पोरेशंस। मैं इन सबका एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूं तो एग्जांपल भी आएगा और मैं जिंदा रहूंगा नालायक लोगों, ठीक है। सो कंपनीज, कॉर्पोरेशंस एंड एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। तो मेन बेसिक कैटेगरी में ये तीन आते हैं, और भी आते हैं कॉर्पोरेट में, पर फिलहाल उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं। कंपनीज जैसे टाटा सन्स कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, विप्रो कंपनी है, एप्पल कंपनी है, लेकिन यूएस में अगर आप देखो तो एप्पल इज अ कॉर्पोरेशन, क्लियर है। सो इंडिया में कंपनीज कॉर्पोरेशन के नाम पे हमारे यहां है इलायची। इलायची सुना है आपने? इलायची, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एलआईसी है, बोलो हाँ है ना। सो लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाले ये वो लोग हैं जो तुम्हें सपने दिखाते हैं तुम्हारे मरने के, मतलब तुम्हारे घर वालों को ये सपने दिखाते हैं कि तुम मर गए तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। मतलब ये एक ऐसा धंधा है, क्रिटिकल बिजनेस है ये, कि आप घर वालों को सपने दिखाते हो कि घर वालों का लीड पर्सन मर गया तो उनकी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है। ये भी है भैया, ऐसा भी बिजनेस है। सो एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम बोले, आपको नहीं पता, एलआईसी के नेट टेंजिबल एसेट्स 50,000 करोड़ से ऊपर के होंगे, 50,000 करोड़ प्लस नेट टेंजिबल एसेट्स है। इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग कॉर्पोरेशन एलआईसी। और फिर आते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, जैसे आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकते हो, जैसे पार्टनरशिप फर्म बनते हैं वैसे ही एलएलपी। मतलब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ तो आपको बहुत सारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स मिल सकते हैं। सो तीन, अभी के लिए तीन, मैं ये नहीं बोल रहा बॉडी कॉर्पोरेट में इतने ही आते हैं, मैं बोल रहा हूं हमारे नॉलेज के लिए जितने जरूरी है वो फिलहाल है तीन, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, एलएलपी, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। सो मेरा कहने का मतलब है सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में फर्स्ट वर्ड जो है वो है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब इनसे रिगार्डिंग लॉज, भैया कंपनी से रिगार्डिंग लॉ, कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग लॉ, एलएलपी से रिगार्डिंग लॉ। हालांकि हमारे सिलेबस में एलएलपी का लॉ इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये सीए फाउंडेशन पे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इंटर पे ये नहीं है। तो इंटर पे आप क्या पढ़ोगे? कंपनी से रिगार्डिंग लॉ और कॉर्पोरेट से रिगार्डिंग लॉ। और कॉर्पोरेट के बाद में जो दूसरा वर्ड आता है वो है अदर लॉज। कौन सा लॉज? अदर लॉज, जिसके अंदर इन्होंने 4 डिफरेंट टाइप के लॉज आपको दिए। हालांकि लॉज नहीं है, 3 लॉज है और एक टॉपिक है, तो मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा 2 पार्ट में। कंपनी लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको 60 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसके अंदर आपको 10 चैप्टर्स है एंड 148 सेक्शंस है। 148 थोड़ा शांति से, ठीक है, पूरा फोकस बेटा, फोकस, ठीक है, क्योंकि यहां नंबर्स का गेम शुरू होगा, सेक्शन नंबर्स का गेम शुरू होगा, ठीक है। फाउंडेशन में आपने सेक्शन नंबर्स याद नहीं किए होंगे, पर मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। कौन सा प्रॉमिस? बोलो इरशाद, बोलो इरशाद। कंपनीज एक्ट में है भैया 470 सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470। सर ये सेक्शन क्या होता है? सेक्शन क्या होता है? तो मैंने सेक्शंस बोल दूं। आपने अगर मूवी देखी होगी, कोई मूवी वगैरह देखी होगी जिसमें एकदम टिपिकल मूवी, जिसमें हीरो खून करता है, विलन उसको फंसाता है, हीरो खून नहीं करता पर विलन उसको फंसाता है, फिर कोर्ट रूम वाला सीन चलता है, हीरो एक कटघरे में खड़ा होता है, ठीक है, विलन दूसरे कटघरे में खड़ा होता है, बीच में एक विलन सा वकील होता है, और फिर हीरो खूनी प्रूव होने के बाद जज बोलता है तुम्हें ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत, ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। अब वो ताजीराते हिंद जो है वो है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड इज अ लॉ, ठीक है, और दफा 302 मीन सेक्शन 302 एंड सेक्शन नंबर 302 इज अबाउट चार्ज ऑफ मर्डर।
चार्ज ऑफ मर्डर, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, सभी टाइप के मर्डर इसके अंदर कवर्ड है। तो अगर आपने जिंदगी में खून कर दिया तो आपको इंडियन पिनल कोड लॉ में सेक्शन नंबर 302 में आपको फांसी की सजा मिल सकती है। यह होता है सेक्शन। सेक्शन मींस लॉ के अंदर लिखा हुआ प्रोविजन। लॉ ये सेक्शंस में ही डिवाइड होता है। क्लियर है कंसेप्ट? सो कंपनीज एक्ट में अगर आप देखो बेटा, कंपनीज एक्ट में तो 470 सेक्शन है बच्चों, 470 सेक्शन, टोटल 470 सेक्शन, जिसमें से सीए इंटर लेवल पे आपको सिर्फ 148 सेक्शंस एप्लीकेबल है। हालांकि आपने सीए फाउंडेशन में इसमें से कुछ पढ़े होंगे, जैसे प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जो है 2 सबसेक्शन नंबर 68, ओपीसी का आपने सेक्शन नंबर पढ़ा होगा 2 सबसेक्शन नंबर 62, पब्लिक कंपनी का सेक्शन आपने पढ़ा होगा 2 सबसेक्शन नंबर 71, जैसे आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन पढ़ा होगा 3, मेमोरेंडम का सेक्शन पढ़ा होगा 4, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन पढ़ा होगा 5। तो ऐसे 470 सेक्शन है जिसमें से 148 आपको कंपनी लॉ में एप्लीकेबल है जो आपको पढ़ना है। सर हमें, सर बहुत जोर से सवाल आया है सर। हाँ बेटा, जोर से कुछ चीजें आती है, जोर से कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत जोर से सवाल आया है। मैं बोला बेटा सर 470 में से 148 ही हमको एप्लीकेबल है, बचे हुए कहां है? तो बेटा बचे हुए जितने भी है नियर टू 320 सेक्शंस ये आपको आएंगे बच्चों सीए फाइनल पे। सीए फाइनल पे 320 है, नियरली डबल से ज्यादा। यहां 148 में आपको पता है क्या ट्रेनिंग देंगे, 148 में आपको आदत लगाएंगे कैसे पढ़ना है, और यहां पे वाट लगाएंगे। 320 सेक्शन, ठीक है। मुझे नियरली 470 के 470 सेक्शन याद है बाय नंबर एंड नेम, ठीक है। हाँ एक दो इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं, ठीक है। तो 470 सेक्शन मुझे सभी याद है, एक दो इधर उधर हो सकते हैं। 148 तो कंफर्म याद है, क्लियर है। सीए फाइनल पे ही एक दो सेक्शन इधर उधर होते हैं, ठीक है। पर मैं आपको जो प्रॉमिस करने वाला था वो ये है, अगर आप मेरी पूरी रेगुलर बैच ठीक से करते हो, हर एक लेक्चर देखते हो स्टार्टिंग से एंड तक बहुत प्रॉपरली, मैं आपको इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉमिस करता हूं कि आपको 148 के 148 सेक्शन नंबर और उनके नाम याद हो जाएंगे। जिस दिन आपका बैच खत्म होगा उस दिन आप 148 सेक्शन एट अ स्ट्रेच बोल सकते हो। दैट इज अ प्रॉमिस। वो कैसे क्या कैसे करेंगे देखेंगे, बट दिस इज अ प्रॉमिस कि हम 148 सेक्शन नाम नंबर याद करेंगे और हो सके तो इनका कंटेंट भी याद करेंगे। पर कंटेंट पर सेक्शन भी 5 पॉइंट बोले तो 150 मतलब 750 पॉइंट आपको नियरली याद रखने हैं, क्योंकि पर सेक्शन 5 पॉइंट्स भी बोले हमने लिखने के लिए, कम से कम 5, तो भी नियरली 150 सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 5 पॉइंट, ठीक है। 750 के आसपास पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो एकदम से इस पीरियड में नहीं, पर हाँ दोनों मेहनत मिलकर करेंगे तो जरूर याद हो सकते हैं। यह है आपका 60 मार्क्स का कंपनी लॉ का पोर्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जितने भी लोग हैं 180 190 लोग हैं, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारा सिलेबस है कंपनी लॉ का। क्या आपको समझ में आए ये बताइएगा, क्योंकि ये समझ में आया तो मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा सकता हूँ। हाँ हमारे बीच में बोलने के लिए काफ़ी लैग है, मैं जब बोल रहा हूँ आपको 10 सेकंड बाद वो सुनाई दे रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये समझ में आया पहले कंपनी लॉ का सिलेबस, प्लीज़ मुझे बताइएगा। कंपनी वर्ड का, कॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग समझ में आया क्या, बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आया क्या, और सिलेबस समझ में आएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरा प्रॉमिस भी समझ में आया क्या ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हम टोटल 148 सेक्शन के नाम नंबर याद करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं मेरे तरफ से 100% मेहनत करूंगा, आप करने के लिए रेडी हो क्या ये मुझे चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लगता है ये भास्कर मुझसे ही पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। चलो बहुत बढ़िया, चलो ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। अब मैं जाता हूं दूसरे पार्ट के ऊपर, और सेकंड पार्ट जो है वो है अदर लॉज। और अदर लॉज में हमें 4 टॉपिक है। मैं 4 लॉज नहीं बोल सकता, 4 टॉपिक है, क्योंकि 3 लॉज है और 1 टॉपिक है। जैसे आपका पुराना साथी, आपका असली दोस्त जो आपके साथ पिछले 1 साल था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये लॉ पूरा का पूरा रिपीट है? नहीं बेटा, ये पूरा का पूरा रिपीट नहीं है, टेंशन ना लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता था, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। आपने सीए फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ा, सीए फाउंडेशन लेवल पे आपने जो पढ़ा वो था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपका चैप्टर एंड हो गया था, उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके आपका चैप्टर आया था, वो है नॉर्मल, सीए फाउंडेशन के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आएंगे आपको सीए इंटर लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर 5 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, इंडेमनिटी।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको सीए इंटर लेवल पे है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा उसका यहां पे कोई लेन देन नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है? दूसरा लॉ जो हमारे सिलेबस में है वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। मैंने सुना है कि सीए फाउंडेशन में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का अकाउंटिंग किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का अकाउंटिंग आपने किया है, मैंने पढ़ा था ये, मैंने सुना है कि सीए फाउंडेशन में आपने इसका अकाउंटिंग किया अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर, कि बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट, डेबिट, तो पैसा, क्रेडिट, हुआ है नहीं हुआ है मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, कितने साल हो गए। ठीक है, सो सीए फाउंडेशन में आपने अकाउंटिंग किया है आई गेस निगोशिएबल का, उससे रिगार्डिंग लॉज जो है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिगार्डिंग लॉज हम यहां पे कवर अप करेंगे। तीसरा है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 जो हम यहां पे कवर करेंगे काफी अच्छे से। इट इज रिगार्डिंग फ्यू डेफिनेशंस जो नॉर्मली यूज होती है, जैसे डे की डेफिनेशन क्या है, कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन क्या है, मंथ की डेफिनेशन क्या है, किलोमीटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, टाइम की डेफिनेशन क्या है, जो नॉर्मली लॉज में यूज होता है वो यहां पे। और सबसे आखिरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये जब मैं देखता हूं ना मेरा खून खौल जाता है, मेरा खून खौल जाए। ये जब मैं फोर्थ टॉपिक देखता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे गुस्सा आने लगता है मेरे को, ऐसा पकड़ के धो दूं किसी को पकड़ के जिंदगी में। पूछो क्यों, पूछो क्यों, जोर से पूछो। नहीं आ लिखा तो चलेगा कमेंट में, पर जोर से पूछो क्यों, भले ही आप मोबाइल स्क्रीन के सामने, पर पूछो क्यों। हां समझ में आया? अब सुनना, इन्होंने तुमको फाउंडेशन में पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पूरा लॉ पढ़ा दिया, फिर पढ़ाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पूरा लॉ पढ़ा दिया, फिर पढ़ाया पार्टनरशिप एक्ट, पूरा लॉ पढ़ा दिया, फिर कंपनीज एक्ट के सेक्शंस पढ़ा दिए, फिर एलएलपी एक्ट पढ़ा दिया। ये 5 लॉ पढ़ने के बाद में सीए इंटर पे आके आपको क्या पढ़ाना चाहते हैं कि लॉ कैसे पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कि भैया लॉ कैसे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? देख रहे हो सिलेबस बनाने की इनकी हरकतें, देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? इसको उठा के फाउंडेशन पर डालना चाहिए, वो कंपनीज एक्ट वहां से निकालो। वैसे भी कंपनीज एक्ट सीए इंटर पे रिपीट ही होने वाला है, जो आपने फाउंडेशन में डेफिनेशन पढ़े वो सीए इंटर पे ही आने वाले हैं, तो क्यों रिपीट कर रहे हो? इसको उठाओ फाउंडेशन में डालो, इंटरप्रिटेशन ऑफ, मतलब 5 लॉ पढ़ लिए, ऊपर से कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, इंडियन, और इसको भी लास्ट टॉपिक रखा है, लास्ट टॉपिक, पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक। मतलब बोले आप कंपनी लॉ भी पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, निगोशिएबल पढ़ लो, जनरल क्लॉज पढ़ लो, उसके बाद बोले ये पढ़ो लॉ कैसे पढ़ना है। मतलब करते क्या है, जब सिलेबस लिखते हैं तो ये लोग क्या, मतलब एनीवेज, ठीक है, अब क्या बोले जिंदगी के अंदर, ये कैसे सिलेबस ड्राफ्ट करते हैं यार। मेरे को दे दो सिर्फ, मैं अच्छा सिलेबस ड्राफ्ट कर दूंगा इनसे कभी भी, मैं क्या, तुम भी अच्छा सिलेबस ड्राफ्ट कर दो, किसको बिठा के रखा है यहाँ पे। एनीवेज, तो ये हमारा सिलेबस है, ये है हमको 40 मार्क के लिए। जब हम कहते हैं 4 टॉपिक 40 मार्क के लिए, मतलब ऑन एन एवरेज पर टॉपिक 10 मार्क। क्लियर है? तो भैया इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ये हमको याद रखना है। ये है आपके अदर लॉज जो है कंपनी से रिगार्डिंग। क्लियर है कंसेप्ट? या फिर कोई दूसरे लॉज। सो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये हमारा सिलेबस है। जिसको चाहिए फटाफट फ्रंट पेज में नोटबुक पे लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। कोनो दिक्कत है तो कमेंट में डालिए, मैं फटाफट जब तक आप लिख रहे हो तब तक आपकी दिक्कतें सॉल्व कर दूं। और लिखो, नालायको लिखो। मेरा मैक्सिमम मटेरियल तनीश ये मॉड्यूल लैंग्वेज में रहेगा, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर मैंने खुद का भी कंटेंट दिया है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कंपनी और कॉर्पोरेशन का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ये डिफरेंस मेनली आप ऐसा मान लो, कॉर्पोरेशन इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट एंड कंपनी इज अ स्मॉलर एस्पेक्ट।
फाउंडेशन का अभी हम प्लान कर रहे हैं बेटा, आगे स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स बेटा लॉ में भी अमेंडमेंट आता है, एज इट इज अ लॉ, तो अमेंडमेंट्स आना तो बेटा बहुत नॉर्मल है। अमेंडमेंट मतलब लॉ का अपडेट बेटा, जैसे इनकम टैक्स रेट हर बार चेंज होते हैं उसी तरीके से कंपनी लॉ में भी हर बार कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। फ्यूजन ओपी मतलब लॉ चेंज होता है तो आपको अपडेटेड लॉ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप सीए बनने वाले हो बेटा। मेरी बुक्स नियरली बेटा 1 जनवरी से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। डेली रिवीजन मैं क्लास में ही करवा दूंगा फर्स्ट 10 मिनट्स में बेटा। तनिष मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया ये चीज को, थोड़ा रिवाइंड करके पढ़िए। फाउंडेशन पर अमेंडमेंट नहीं आते बेटा, फाउंडेशन का कोर्स चेंजेबल नहीं है। बिल्कुल लखन, पेन ड्राइव अवेलेबल है vsmartacademy.com के ऊपर, आप ले सकते हो। पुराने एक्ट्स हम 2020 में इसलिए पढ़ रहे हैं प्रिंस पिनाकल, क्योंकि यही पुराने एक्ट आज भी अप्लीकेबल है। ठीक है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट को 150 साल हो गया है पर वो आज भी अप्लीकेबल है। अगले 10 लेक्चर्स लाइव है कम से कम दिव्या, उसके बाद के लेक्चर्स के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। vsmartacademy.com के ऊपर आप चले जाओगे दीपेश, vsmartacademy.com, तो आपको ऑटोमेटिकली सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। पेन ड्राइव आपको होम डिलीवरी में प्रोवाइड हो जाएगा सबको, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही vsmart पे ऑर्डर कर दोगे पेन ड्राइव आपके घर पे आ जाएगा, या आप ऑनलाइन डाउनलोड भी ले सकते हो अगर आपका वाईफाई वगैरह अच्छा है तो। नवंबर 21 वाले अभी से लेक्चर्स ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मॉड्यूल में सभी अब तक के अमेंडमेंट अपडेटेड है ओंकार, मैंने ऑलरेडी ये चीज के ऊपर स्टार्टिंग में क्लैरिफिकेशन दे दिया है। थैंक यू सो मच अक्षय। क्योंकि बेटा सोसाइटी चेंज होती है, संस्कार, इस वजह से लॉज भी चेंज होते हैं, पब्लिक चेंज होती है, लॉ चेंज होती है, इसलिए अमेंडमेंट आते हैं बेटा। फेस टू फेस अभी तो अगस्त सितंबर तक कोई चांस नहीं है बेटा, बिकॉज जब तक वैक्सीन रिलीज नहीं होगा तो फेस टू फेस मुश्किल है। हर एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं बोलना गलत होगा, कुछ एक्ट में आते हैं कुछ में नहीं आते हैं। May 22 वाले टीटी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन अगर आप अमेंडमेंट सेपरेटली कर सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप करना चाहो तो। चलो आगे सबका लिखना हो गया होगा, आई शॉल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सबका लिखना हो गया है, नहीं हुआ तो प्लीज स्क्रीनशॉट खींच के रखिए, आप इसको आराम से भी लिख सकते हो अगर आपका नहीं हुआ है तो, और क्वेरी पूछने में अगर आपका समय गया है तो। पेनड्राइव में बेटा नॉर्मल लेक्चर में ही अमेंडमेंट कवर्ड है लखन, पेनड्राइव में नॉर्मल लेक्चर्स में ये जो लेक्चर मैं अभी ले रहा हूं ये विथ अमेंडमेंट ही है। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। लेकिन अगर आपका नवंबर 21 एग्जाम है तो आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा, क्योंकि पेनड्राइव में तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, उसको देख लेना। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो वैसे ही आप पेनड्राइव का लेक्चर वो अमेंडमेंट का लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, वो होगा 10 सितंबर को। थैंक यू सो मच मुकुल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। जरूर, मैं भी चाहता हूं मैं सबको फेस टू फेस पढ़ाऊं, क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग मेरा भी बहुत अच्छा फेवरेट वाला चीज नहीं है, तो फेस टू फेस बट अभी हो नहीं सकता वैक्सीन के पहले, तो अगस्त सितंबर में होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। आई गेस आपने पूरा सिलेबस लिख लिया होगा क्या है क्या नहीं, तो अब मैं शुरू करता हूं हमारे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है सीए इंटर लेवल का। अगर आप सीए इंटर लेवल का क्वेश्चन पेपर देखो तो एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, और फिर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने होते हैं। नियरली 30 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू सीरीज में आता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर का तरीका बोल दिया कि किस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं जाना चाहूंगा, और यहां से अभी आज हम हमारा कंटेंट शुरू करेंगे। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द कंटेंट। सो मैं चाहूंगा कि अब सब लोग कमेंट करना बंद कर दीजिएगा और हमारे कंटेंट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट को स्टॉप कर दीजिएगा, वापस जब क्वेरी पूछने का या लिखने का समय रहेगा मैं आपको ऑप्शन दूंगा कमेंट करने के लिए, आप तब क्वेरी पूछ सकते हो। चलो शुरू करते हैं, अब यहां से कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सब्जेक्ट का नाम काफी लंबा है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, बराबर है।
पर मेरा एक बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, लॉ क्यों, कहां से आया ये लॉ, क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको लॉ? हमने सीए इंटर में आके सर गलती कर दी, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, और नहीं कहीं बचा तो और लॉ घुसेड़ेंगे, ये कहीं कहीं से फाइनल पे आओ तो सर भैया जिंदगी जहन्नुम हो जाएंगे, इतने लॉज है। सर क्यों लॉ, किसने बनाया, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले लॉ बनाया? साला सवाल है कि किसने लॉ बनाया भैया इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर किसने लॉ बनाया पहले? तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो इंडिया के सबसे पहले लॉज उन्होंने बनाए हैं जिन्होंने पिरामिड बनाए हैं, क्योंकि उनकी ही टेक्नोलॉजी सबसे डेवलप थी, वही लोगों की सोसाइटी सबसे डेवलप थी, वही जो लोग थे जो उस वक्त अर्थ में सबसे एडवांस थे, और जो सबसे एडवांस लोग हैं वही एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आप देखना यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ये हमसे ज्यादा डेवलप है तो उनके लॉज हमसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे। हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे लॉज कंपैरेटिवली कम स्ट्रिंजेंट होंगे। उस वक्त तो इजिप्शियन संस्कृति पिरामिड वाले, इन्होंने लॉ क्रिएट करना शुरू किया। इन्होंने 3000 बीसी में, 3000 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मेरी क्रिसमस, बीसी मतलब गाली नहीं है, नालायक लोगों गाली नहीं है, 3000 बिफोर क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त के जन्म के 3000 साल पहले इन्होंने लॉ बनाया। क्लियर है? हम अभी है 2020 एडी, आफ्टर डेथ, जीसस क्राइस्ट के आफ्टर डेथ हम 2020 में है, इसलिए तो ये 3000 बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट का जो लाइफ स्पैन था, नियरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 और 25, जीसस क्राइस्ट का जो लाइफ स्पैन था 25 प्लस 2045 तक के अभी है, उसके 3000 साल पहले, मतलब यहां से नियरली 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने माइट बी ए लॉ क्रिएट किए होंगे। ठीक है? सोसाइटी क्यों क्रिएट किए लॉ? इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, रेटोरिकल स्पीच, सोशल इक्वालिटी एंड इंपार्शियलिटी। नॉर्मली कोई भी लॉ अगर बनता है तो भैया सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए, सबको इंपार्शियल ट्रीट करने के लिए बनता है, ऐसा नहीं किसी को फेवरिज्म देना चाहिए और किसी को कम आंकना चाहिए, इसके लिए नहीं। तो इजिप्शियन ने सबसे पहले लॉ इंट्रोड्यूस किए थे, और आपको शायद नहीं पता तो आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो लिखा था डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने। 444 क्लॉजेस है, 444 आर्टिकल्स, क्लॉजेस बोलो आर्टिकल्स बोलो, 444 आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 शेड्यूल्स है। भारत का संविधान, जिस संविधान के हिसाब से आपको नागरिकत्व मिलता है इंडिया का, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है और सभी चीजें मिलती है, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लोग अजीब अजीब चीजें चिल्लाते हैं इंडिया में, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और अलग अलग टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, यही वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सो 444 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, और न्यूमरस नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आज तक आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है 1,17,369 वर्ड्स, 1,17,369 वर्ड्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, 444 आर्टिकल्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी कंट्री। मैं लॉ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है कंपेयर्ड टू 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 196 लीगल कंट्रीज, वैसे तो 205 है, कुछ कंट्रीज कोऑपरेशन में नहीं आती, जैसे सोमालिया, पेरू, नाइजीरिया वगैरह एक्सेट्रा, जहां पे अभी भी डिक्टेटरशिप या तो फिर आतंकवादियों का राज चल रहा है, जैसे कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक कॉन्गो। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ा है। अब अगर हम बात करें, चलो इजिप्शियंस ने लॉ बना दिया, इंडिया वालों ने लंबा कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। पर सर ये लॉ मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? व्हाट इज लॉ? सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, किसी ने नहीं बताया लॉ क्या होता है। सर सेल ऑफ गुड्स पढ़ लिया, किसी ने नहीं बताया लॉ क्या होता है। सर पार्टनरशिप पढ़ लिया, किसी ने बताया लॉ नहीं होता है। क्या होता है? कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, सर एलएलपी पढ़ लिया, पर किसी ने नहीं बताया लॉ क्या होता है। मैं आज आपसे सबसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, पहला क्लास है सीए इंटर लॉ का, फर्स्ट क्लास है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? कोई बोल सकता है मुझे? प्लीज कमेंट के अंदर बताइएगा, मैं 10 सेकंड वेट कर लूंगा, पर आप ही से आंसर आएगा कि लॉ का मतलब क्या होता है। प्लीज बताइएगा व्हाट इज लॉ? एनीवन प्लीज मेंशन इन द कमेंट। लॉ बनता ही है ब्रेक होने के लिए। नालायक सिद्धार्थ, पहले लॉ बनता कैसे वो तो सीख लो, ब्रेक होने पे जा रहे हो। मैंने कभी नहीं बनाया बेटा। हां, टीटी इंडस्ट्रीज बोल रहा है सर लॉ मतलब एक्ट एंड रूल्स। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओंकार और यश बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। ओके ओके, वेट 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 वेट, शायद मैंने मेरा सवाल रिफ्रेश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, तो आई डोंट मीन टू आस्क यू, गौर से सुनना, गौर से सुनना, कमेंट बंद करके गौर से सुनना,
क्योंकि सभी लोग आंसर दे रहे रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसलिए मैं मेरा सवाल रिफ्रेश कर रहा हूं। जब मैं आपको पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, आई डोंट मीन टू आस्क यू, आई डोंट मीन टू आस्क यू कि कॉन्सिक्वेंस क्या है या ट्रीटमेंट क्या है। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी काम की चीज बोल रहा हूं। When I say what do you mean by law, I don't mean to ask you the consequence or treatment. I mean to ask you what is a disease. Disease क्या है जिसके वजह से लॉ बनाया गया। जैसे कोरोना डिसीज है, इसके वजह से लॉ बना, संचारबंदी, आचार संहिता, कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये लॉ कोरोना के वजह से बने। हम लॉकडाउन में अभी रह चुके, नियरली 7-8 महीने हो गए, जिंदगी घर के अंदर जारी है, इतना घर के अंदर तो कभी नहीं रहे। सो मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है, मैं आपको सिम्टम नहीं पूछ रहा, मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है। अब जितने भी लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं उन सबको पूछना चाहूंगा, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ये डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशन से जो बनाए हैं, लॉकडाउन करना है, ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है। मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशन, वेदर इट इज अ डिसीज और वेदर इट इज अ ट्रीटमेंट। एनीवन? स्पैम ना कीजिए बच्चों मैसेजेस में, एक ही बार आंसर दीजिएगा, सबके आंसर सुनने हैं। ओंकार स्पैम ना कीजिए। ओके, सो सब जैसे बोल रहे हैं कि इट इज ए ट्रीटमेंट, बात एकदम सही है। रूल्स एंड रेगुलेशन इज ए ट्रीटमेंट बच्चों, रूल्स एंड रेगुलेशन इज ए ट्रीटमेंट। तो डिसीज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से लॉ बनाना पड़ा, ये सवाल है। तो सवाल उठता है हमने लॉ बनाया क्यों। मैं ये नहीं पूछ रहा लॉ क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरे को भी मालूम है कि भैया रूल्स रेगुलेशन लॉ है, रूल्स के साथ में नोटिफिकेशन लॉ है, सर्कुलर्स लॉ है, अमेंडमेंट्स लॉ है, मेरे को मालूम है ये लॉ है। मैं पूछ रहा हूं लॉ क्यों, दैट इज अ क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जाते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री में जाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। सो सवाल है व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड। लॉ क्या है और लॉ की जरूरत क्यों है। जैसे सब जन बोल रहे हैं कि भैया सिचुएशन, हाँ कुछ लोगों ने मेरे फाउंडेशन के लेक्चर पढ़े, जैसे दिव्या, ओंकार, इन्होंने शायद पढ़ा है कि सिचुएशन बेसिस पे लॉ आता है। शानदार, जिन्होंने फाउंडेशन में पढ़ा है बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है तो। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बोल दूं, खास करके अच्छे से ध्यान देना। देखो बच्चों, हम स्टोन एज में भी रहते थे, हम मतलब हम नहीं, हमारी ह्यूमन रेस जो है, हमारे पुश्तैली लोग, वो स्टोन एज में रहते थे। स्टोन एज मतलब पत्थरों वाला जमाना, जब पत्थर छोड़ के और कोई दूसरा संसाधन नहीं था। उस वक्त हम मार काट भी स्टोन से करते थे, पत्थरों से। उस वक्त हमको कोई भी शिकार विकार करना है, फिर भी हम भाला लेके जाते थे, उसके सामने स्टोन लगाया हुआ। तो हम स्टोन एज में जब रहते थे तो हमारे पास व्हीकल वगैरह कुछ नहीं थे, गाड़ी नहीं थे, एक तो हम चलते थे नहीं तो भागते थे, दो ही चीजें होती थी। फिर स्टोन एज से हम डेवलप हुए, चक्कों का इजाद हुआ, चक्के, व्हील्स का इजाद हुआ, और हमने हमारी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड में हमने हमारी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। स्टोन एज से थोड़ा मॉडर्न हुए तो गाड़ियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि चक्कों का इजाद हुआ। पता चला चक्के ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं। सो हमने हमारी गाड़ियां बनाई। स्टोन एज में तो पैदल चलते थे, इसलिए एक्सीडेंट होते नहीं थे। ऐसे कभी नहीं होता कि एक आदमी भागते भागते आया, दूसरा आदमी भागते भागते आया, दोनों भिड़ गए क्योंकि पता ही नहीं था, और दोनों आईसीयू में एडमिट हो गए। चलो भिड़ गए तो ठीक है, पर आईसीयू में एडमिट नहीं होते, थोड़ा लगता था, खरोच वरोच आती थी, मलम पट्टी कर लेते, निकल जाते थे, या झगड़े करके मारपीट करके निकल जाते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर जब हम गाड़ियां चलाना शुरू किए तो गाड़ियों में भी पहले आई बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अब जब आप बैलगाड़ी चलाते हो तो बैल खुद का दिमाग यूज करता है, घोड़ा गाड़ी चलाते हो घोड़ा खुद का दिमाग यूज करता है। आप घोड़े को खाई की तरफ लेके जाओ, वो सिर्फ मूवी में होता है, सिर्फ पिक्चरों में होता है कि घोड़ा ये किनारे से वो किनारे पे कूद गया। हाँ, या तो फिर महाराजाओं के जमाने में होता था, तो उस वक्त के घोड़े भी काफी स्ट्रांग थे जिंदगी में, ठीक है। हमारे यहाँ के आजकल के घोड़े इतने स्ट्रांग नहीं होते, हमारी जिंदगी के सिर्फ घोड़े लगते हैं, लेकिन घोड़े स्ट्रांग नहीं होते। कंसेप्ट समझ में आ रहा लगता है सबको, हाँ ना, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो घोड़ा गाड़ी चला रहे हो, घोड़ा खुद का दिमाग यूज कर लेगा। आज के डेट में आप खाई के पास घोड़े को लेकर जाओ, घोड़ा रुक जाएगा, घोड़ा बोलेगा तू होगा पागल, मैं नहीं है, मेरे को नहीं कूदना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो घोड़ा और बैल या ऊंट या जितने भी हम ये एनिमल वाले कार्ड्स बनाते थे, इन सबको खुद का दिमाग था, तो ये कभी भिड़ते नहीं थे। आपने हार्डली देखा होगा कोई घोड़ा गाड़ी आई, दूसरे घोड़ा गाड़ी को भिड़ गई और दोनों घोड़े आईसीयू में एडमिट हो गए, या आपने हार्डली देखा होगा। फिर उसके बाद में हमने बनाई मोटार व्हीकल्स, हमने बनाई मोटार व्हीकल। पर मोटार व्हीकल को तो दिमाग नहीं होता, मोटार व्हीकल दिमाग यूज करती है चलाने वाले का, ठीक है। कैसे के कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं।
आप अगर कभी गाड़ी लेके मतलब कैसे कैसे चलाते हैं, मैं देखता हूं हमेशा, अभी आप यंग लोग हो, यंग क्राउड होता है। हमारे पूना में एक रोड बहुत फेमस है, एफसी रोड, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड करके एक बहुत शानदार रोड है, जो लोग पुणे आए होंगे पता होगा। वो हरियाली वाला रोड है। हर सिटी में एक हरियाली वाला रोड होता है, जहां हरियाली बहुत होती है, जहां शाम को लोग हरियाली ढूंढने के लिए निकलते हैं, विटामिन ए लेने के लिए निकलते हैं कि आंखें अच्छी होगी। नालायक लोगों, मालूम है मेरे को तुम कहां घूमते हो, ठीक है। सो तुम्हारे सिटी का समझो वो हरियाली वाला रोड है, और तुम गाड़ी लेके निकल लिए उस रोड के ऊपर, मस्त बाइक, उसमें भी वो केटीएम वाली बाइक, केटीएम वाली बाइक तो मतलब ठीक है। सो बेसिकली देखा तो तुम हरियाली वाले रोड के ऊपर निकले। जैसे ही तुम रोड पे गाड़ी चलाना शुरू करते हो और जैसे ही तुमको हरियाली दिखना शुरू हो जाती है, तुम गाड़ी चला रहे हो, हरियाली दिख गई, डिस्ट्रैक्शन हो गया लाइफ में। और हरियाली दिखी, अरे बाप रे वाह वाह वाह, और हरियाली दिखी, ओ माय गॉड इतनी हरियाली। आदमी का ध्यान कैसे रहेगा, आदमी का ध्यान भटक जाएगा जिंदगी में। तो आपने गाड़ी ठोक दी, ध्यान कहीं और था, तो गाड़ी तो ठोकनी थी, तो आपने गाड़ी ठोक दी। या फिर आप हरियाली देखते देखते रास्ते में ही बीच में खड़े हो गए, रास्ते के बीच में आपने आपकी गाड़ी लगा दी और साइड से सब गाड़ियां जा रही, तो ट्रैफिक जाम होगा। तुम्हारे हरियाली के चक्कर में, अब देखो जरा हरियाली कितनी अच्छी दिख रही है ना, हाँ मजा, अब देखो ना, इतने गौर गौर से दिख रहे थे नालायक लोगों, अब देखो इसलिए तुम्हारे लिए फोटो लगाया, ऐसी हरकतें करके ना देखना हरियाली, गाड़ी अच्छे से चलाना। सो अगर तुम हरियाली देखते देखते गाड़ी चला रहे हो, तो एक तो तुम गाड़ी ठोक दोगे या ट्रैफिक जाम होगा। अगर तुम गाड़ी ठोक दोगे तो भैया तुम आईसीयू में जाओगे, हो जाओगे एडमिट, और अगर ट्रैफिक जाम होगा तो समय होगा वेस्ट। जब इंडिया की गवर्नमेंट को पता चला कि भैया आजकल की पब्लिक ना ड्राइविंग पे कम और हरियाली पे ज्यादा ध्यान रखती है, तो गवर्नमेंट ने बोला रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, और गवर्नमेंट ने क्रिएट किया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये इंडिया इकलौता लॉ है, इकलौता लॉ है इंडिया का जो ट्रैफिक के बारे में बात करता है। आपने जितने ट्रैफिक साइंस सुने होंगे वो इसी के अंदर आते हैं। जो आप बोलते हो ना, फेंकते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल लॉ में लिखा होगा, वो लोग पूछते हैं ना आपको क्यों रे लाइसेंस है क्या, तो तुम बोलते हो ना हाँ ट्रैफिक कंट्रोल लॉ में मेरे पास लाइसेंस मैंने लिया है। ट्रैफिक कंट्रोल लॉ नाम का कोई जिंदगी में लॉ नहीं है इंडिया में। इंडिया में एक ही लॉ है, दैट इज इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इसके आदमी जिंदगी में बोलना मत, सीए कर रहे हैं, इज्जत का भाजीपाला मत करना, और मेरे स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मत करना। किसी ने पूछा तो ट्रैफिक कंट्रोल लॉ नाम का कोई लॉ नहीं है, लॉ है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। क्लियर है। इसी के अंदर सभी ट्रैफिक सिग्नल्स बनते हैं, इसी के अंदर आपका वो ये वाला सिग्नल बनता है। हालांकि ये सिग्नल के इंटरप्रिटेशन तो इंडिया में अलग है, बाहर के देशों में इस सिग्नल का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। बाहर के देशों में ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब स्टॉप, रेड मतलब फुल स्टॉप। ये बाहर के देशों में होता है, ग्रीन गो, ऑरेंज स्टॉप, रेड फुल स्टॉप। लेकिन हमारे देश में ना, हमारे देश में ऐसे कलर को हमारे देश में इसके इंटरप्रिटेशन ही अलग है। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू ऑन द सिग्नल लेट्स गो, मामू नहीं है चलाओ। ये हमारी इंटरप्रिटेशन है लाइफ में, है ना। वो तुमने भी किया होगा, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं होगा फिर भी गाड़ी चला रहे होंगे, मेरे को पूछो जिंदगी में। सो ग्रीन, ऑरेंज, और ये तो येलो दिख रहा है, बट ग्रीन, ऑरेंज और रेड, इनके इंटरप्रिटेशन ग्रीन स्टॉप, ऑरेंज नहीं, ग्रीन गो, ऑरेंज स्टॉप, रेड फुल स्टॉप। ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट। अब मैंने पूरे सिचुएशन से आपको क्या समझाया, पूरे सिचुएशन से मैं आपको क्या समझाया, सिंपल एज दैट। मैं क्या कहना चाहता हूं समझो। जब हमारे पास व्हीकल्स ही नहीं थे तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत ही नहीं थी। स्टोन एज में हमारे पास व्हीकल नहीं थे, जरूरत नहीं थी। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आए तभी भी मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी खुद का रास्ता ढूंढ लेता था खुद के दिमाग से। जरूरत तब पड़ी जब लोगों ने अजीब व गरीब तरीके से और स्पीड में गाड़ियां चलाना शुरू कर दी और ट्रैफिक जाम करना शुरू कर दिया, तब जाके जरूरत पड़ी। तो देखो पहले सिचुएशन आई। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने पहले इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया ना? पहले लोगों ने गाड़ियां चलाना शुरू किया, फिर लोगों ने एक्सीडेंट किए, फिर लोगों ने ट्रैफिक जाम किया, फिर लॉस हुआ, और फिर लोग चिल्लाने लगे गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारे लाइफ में कुछ भी हो तो हम वही चिल्लाते हैं ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हम चिल्लाने लगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, साला यहां एक्सीडेंट हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, साला एक्सीडेंट हो रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहां ट्रैफिक जाम हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम चिल्लाते हैं। यहां फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाते, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम चिल्लाते हैं। यहां सबवे क्यों नहीं बना रहे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम चिल्लाते हैं। तो भैया गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट बोले इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो पहले ट्रैफिक जाम, पहले एक्सीडेंट्स, और उसको देखते हुए लॉ बन गया। और देखो 1988 में लॉ बना है, क्या इसके पहले मतलब कोई ट्रैफिक के प्रॉब्लम होते नहीं थे? क्या इसके पहले कोई ट्रैफिक जाम या एक्सीडेंट होते नहीं थे? होते थे, पर उन्हीं सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लॉ और स्ट्रिक्ट किया गया।
ये है लॉ। सो लॉ क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं सिंपली बोलूं तो लॉ क्या है? द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक। लॉ कभी भी प्रिपरेशन मतलब बनाना ही इसके लिए नहीं बनाते बच्चों। द लॉ इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। लॉ बना, पार्लियामेंट के लोग खाली पड़े हैं इसलिए नहीं बनाते, चलो सीए इंटर के बच्चों को टॉर्चर करते हैं 2-3 लॉ बना देते इसलिए नहीं बनाते। लॉ इज मेड ऑन सिचुएशन बेस्ड। देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ। हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है। इफ यू रीड द हिस्ट्री थरोली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर। अगर आप हिस्ट्री ठीक से पढ़ो आपको लॉ समझ में आएगा। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम। मैं कुछ और 2-3 लॉज बोलता हूं जिन लॉज के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये लॉज के अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये भी तो लॉ है, ठीक है, और ये लॉ सिचुएशन बेस पे आया है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो सिचुएशन बेस लॉ के आए हैं? एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये छोटा सा वीडियो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। आपने कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1 सेकंड, घर पे हूं, थोड़ा पानी वानी पी लूं। मैं एक बार सेटअप करता हूं, आपको वीडियो दिखाना है इसलिए जस्ट वेट। एक 5 मिनट के लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। यह वीडियो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। 1984 में एक ट्रेजेडी हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से, जिस ट्रेजेडी में मेंशन किया गया था कि नियरली 3000 लोग रातों रात मर गए थे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं फिर यह वीडियो देखने में मजा आएगा। ऐसा मेंशन था रातों रात 3000 लोग मर गए, 3 से 4000 लोग मर गए। वहां से लेके अभी तक नियरली 30-40 हजार लोग मर गए होंगे और इस ट्रेजेडी के चपेट में 5 लाख लोग आए। 5 लाख। रात भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी, भोपाल सिटी में। हमारे जय सर जो है वहीं से बिलोंग करते। सो जय सर आई गेस, जय चावला सर भोपाल से ही बिलोंग करते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो भोपाल में ऐसा हुआ कि यूनियन कार्बाइड कंपनी से रात को गैस लीक हुआ। गैस का नाम था मिथिल आइसोसाइनाइड। और ये जो मिथिल आइसोसाइनाइड गैस है, साइनाइड इज अ सब्सटेंस। साइनाइड ये इतना पॉइजनस है कि आप साइनाइड के अंदर एक निडल डालो, निडल मतलब सुई अगर डालो, डिप करो और आप खुद को चुभा लो तो अगले 2 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। और ये ऐसा सब्सटेंस गैस फॉर्म में भोपाल में लीक हो गया। 3-4 हजार लोग रातों रात मर गए, 5 लाख लोग चपेट में आए। अभी तक के 30-40 हजार लोग आई गेस मर गए होंगे। और जो लोगों को इनका डैमेज हुआ वो परमानेंटली डैमेज हुआ। और वो सिर्फ लोग डैमेज नहीं हुए, उनके पुश्ते की पुश्ते डैमेज हो गई, उनके आने वाले बच्चे, बच्चों के बच्चे सब डैमेज। मतलब अभी तक के प्रॉब्लम चल रहा है। और इस यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो मैनेजर था वॉरेन एंडरसन, जो डायरेक्टर था वॉरेन एंडरसन, वो भाग गया और इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। ये वीडियो उस बारे में है। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर लॉ कैसे बना, ठीक है। पहले मैं सिचुएशन बोल दूं फिर आपने देखना है इसके ऊपर लॉ कैसे बना। थोड़ा आपके सेलफोन का, अगर आप सेलफोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो थोड़ा आवाज एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैंने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है तो एकदम लाउड आवाज आए, तो थोड़ा कम कर लेना आवाज। जब वीडियो शुरू हो जाएगा उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं, आ जाइए बच्चों। आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक आतंकवाद में न तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा, भोपाल से गया, फिर भारत से और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया। लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हमारा कानून और हमारे राजनेता इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन 32 साल बाद भोपाल की चौथी पीढ़ी भी इस औद्योगिक आतंकवाद के नतीजे भुगत रही है। भोपाल गैस त्रासदी को औद्योगिक जगत का हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम कांड भी कहा जाता है, लेकिन हम जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि ये घटना त्रासदी, हादसा या फिर लापरवाही नहीं थी, बल्कि ये सीधे सीधे औद्योगिक आतंकवाद था।
2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के आसमान में छाई मिथाइल आइसोसाइनेट ने 5000 लोगों का दम उसी पल घोट दिया। जो बच गए वो आंखों में जलन और सीने में घुटन लिए बदहवास दौड़ रहे थे। भोपाल के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे कि सरकारी मशीनरी, कई राजनेता और अफसर इस औद्योगिक आतंकवाद के गुनहगार यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को कानूनी चंगुल से बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। एक दिन के लिए हिरासत में रहने के बाद एंडरसन को जमानत मिल गई और वो दिल्ली और मुंबई होते हुए हमेशा के लिए अमेरिका में सुकून भरी जिंदगी बिताने के इरादे से उड़ गया। पीछे छूट गया तो लोकतंत्र का वो चेहरा जिस पर भ्रष्टाचार की मिट्टी पड़ी थी। 25,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले वॉरेन एंडरसन का इतनी आसानी से देश से निकल जाना हमारे देश के सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा था और औद्योगिक आतंकवाद के सामने हमारी सबसे बड़ी हार। भोपाल उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गया। 65 एकड़ में फैला यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना आज भी 20 मीट्रिक टन जहरीला रसायन समेटे। ये केमिकल जमीन के रास्ते लोगों के पीने के पानी तक पहुंच रहा है और भोपाल के लोगों को जहर की ढीली खुराक दे रहा है। हादसे के बाद लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान सरकार और डाउ केमिकल में बदल चुकी यूनियन कार्बाइड के बीच 715 करोड़ रुपए के मुआवजे का समझौता हुआ, यानी हर पीड़ित के हिस्से में करीब $500 यानी करीब 30,000 रुपए आए। इस हादसे की वजह से करीब 2 लाख बच्चे विकृतियों के साथ पैदा हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15,274 लोग मारे गए, जबकि सरकार कुल 5,74,000 लोगों को भोपाल गैस त्रासदी का पीड़ित मानती है। जिस वॉरेन एंडरसन को इन लोगों का गुनहगार बताया जाता है, उसने 92 साल की उम्र तक शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे बसे शानदार घर में बिताई। उसे न तो कभी कोई कानूनी नोटिस मिला, न कभी वो भारत आया और न कभी उसे भारत लाने की ईमानदार कोशिशें हुई। इसी के साथ आतंकवाद से लड़ते रहने वाला हिंदुस्तान औद्योगिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई हार गया। सितंबर 2014 में एंडरसन मर गया और उसकी मौत भी उस बेजान सिस्टम को झकझोर नहीं सकी जिसमें जान फूकने की कोशिश करते करते 25,000 भोपालवासी अपनी जान दे चुके हैं। ओके, तो आई गेस आप सीवियरिटी ऑफ सिचुएशन समझ गए होंगे। ये दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मैं वीडियो प्ले कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आपको समझ में आया होगा कि हम वीडियो प्ले कर सकते हैं। ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि लॉ बनता क्यों है ये समझाना। उससे भी ज़्यादा मकसद था कि सिस्टम कितना करप्ट हो सकता है, बिकॉज लॉ ही, सिस्टम ही लॉ बनाती है। इंडिया का सिस्टम ही लॉ बनाएगा, पर वो कितना करप्ट हो सकता है। आप सोचो 25,000 लोग मर गए, पर ये ऑन पेपर है। जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने वॉरेन एंडरसन को बचाया और उसको भेज दिया, उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फिगर रिलीज किया। अगर इन्होंने बोला है 25,000 लोग मर गए, तो वी आर वेरी श्योर कि 35 से 40,000 लोग तो मर ही गए होंगे। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, 2 लाख लोग विकृतियों के साथ पैदा हुए, 2 लाख बच्चे। मतलब आप देखो, एक एंटायर जनरेशन भोपाल सिटी का इज डिस्टर्ब, इज टोटली डिस्टर्ब। और 5,74,000 नियर टू 6 लाख पीपल इसके चपेट में आए हैं। फिर भी जो कल्प्रिट है वो छूटा घूम रहा था। 2014 में उसका डेथ हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। 714 करोड़ का जुर्माना, पर पर्सन के हाथ में सिर्फ 30,000 रुपए। यह कहां का न्याय है? एक फैमिली में से कोई मेंबर गायब हो जाता है तो 30,000 में क्या बात बन जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं बनेगी। पर हमारी सिस्टम बेजान थी। आप देखो, ये किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं है, उल्टा बॉम्ब ब्लास्ट से कई गुना ज्यादा है। एक बॉम्ब ब्लास्ट में तो 500 से 700 लोग मरते हैं। वो भी गलत ही है, मैं ये नहीं बोल रहा वो सही है, वो तो गलत ही है। 500 से 700 लोग मरना, इसके अंदर तो भैया रातों रात 4-5 हजार लोग मर गए थे। वहां से लेकर अभी तक के 40-45 हजार लोग मर गए। 5-6 लाख रुपए इसके चपेट में, 2-3 लाख बच्चे अजीब तरीके से पैदा हुए।
ये जस्टिस नहीं है। अब आप देखना इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया। मेरा कहने का मतलब क्या है आप समझ जाओगे। सिंपल क्यों ये मैंने वीडियो दिखाया और क्यों हम लॉ को देख रहे हैं ये आप समझोगे। आप जब तक ये ना समझोगे ना लॉ की जरूरत क्या है तब तक आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा। अब आप देखो एक्चुअल फिगर्स क्या है। 5 लाख लोग कम से कम चपेट में आए, हालांकि वो 6 लाख है। 5,74,000 हमने फिगर देखा। रातों रात 2,000 2,500 या 4,000 लोग मर गए। अभी तक के वो बोल रहे हैं 25-30,000 लोग मर गए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एस्टिमेटेड डेथ टोल यहां तो मैंने ओल्ड वाला लिया है 8,000 का, पर आप देखो ये पूरे चीज के खिलाफ कोई चीज नहीं, उल्टा इसके क्लेम के ऊपर एक्ट बनाया गया। आप एक्ट का नाम देखा हो, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। हादसा हुआ 84 में और लॉ लाया गया 1985 में। तो भैया इन्होंने पहले 84 में लॉ नहीं बनाया कि भैया ट्रेजेडी होने वाली है, ट्रेजेडी हो गई तब लॉ आया है। तो भैया पहले सिचुएशन आया उसके बाद लॉ आया। दुख सिर्फ इस बात का है कि सिचुएशन होने के बाद भी इन्होंने जो लॉ लाया वो इतना वीक था वो लॉ कि भैया वो उस बंदे को पीनलाइज भी नहीं कर पाए और लोगों को कंपेंसेशन भी नहीं दे पाए। आज के डेट में भी भोपाल के उस यूनियन कार्बाइड कंपनी के नीचे 20 मेट्रिक टन का मिथिल आइसोसाइनाइड बरी किया गया है, ड्रम्स में लिक्विड फॉर्म में बरी किया गया है। वो अब धीरे धीरे जमीन में लीक हो रहा है और भोपाल के वाटर सोर्सेज में जा रहा है, जो अभी भी पॉइजनस सब्सटेंसेस उस स्पेसिफिक एरिया में लीक कर रहा है। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये लॉ आया बाद में, सिचुएशन बनी पहले। एक और एग्जांपल लेते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी मतलब सबको पता है, हुंडा पता होगा, ये सुनो डाउरी हुंडा। अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हुंडा रोकने वाला है। हुंडा इलीगल है कब डिक्लेयर हुआ इंडिया में? 1961 में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 1961 के पहले डाउरी नहीं था? अरे भैया डाउरी तो राजा महाराजाओं के जमाने से चल रहा है। आपने जोधा अकबर मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी देखा होगा। बाहुबली वाले वैसे हिस्ट्री नहीं है, पर जोधा अकबर में आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के जमाने से मतलब बेटी को तो भेजते ही है, साथ में 4 हाथी भेजते हैं, 20-25 घोड़े भेजते हैं, सेना भेजते हैं, ऐसे ड्रम भर भर के सोना भेजते हैं, हीरे जवाहरात भेजते हैं। तो डाउरी तो तब से चलता आ रहा है। तो भैया 1961 का लॉ ये बाद में आया, सिचुएशन पहले लॉ बाद में। चलो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बेस्ट एग्जांपल। ये फोटो देखा है, जरूर देखा होगा सबने। कसाब देखा तो होगा ही सबने, कसाब वाला फोटो, बोलो हाँ है ना। ये आदमी ने बॉम्बे में रेलवे स्टेशन पे 300-400 लोगों को गन फायर से मार डाला था, उसमें कुछ पुलिस भी थे, गन फायर से मार डाला। ये भी आपने फोटो देखा होगा। संजय दत्त जी, इनके ऊपर तो पिक्चर निकली है संजू करके। इस आदमी को टेररिस्ट एक्ट के अंदर कंट्रोल किया गया। मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब इंडिया कितना मैनिपुलेटिव हो सकता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कुछ फैक्ट्स आपको सिर्फ पूछना चाहूंगा, डिसीजन आप लो। मैं डिसाइड नहीं कर रहा कि संजय दत्त कल्प्रिट है या नहीं, पर मुझे कुछ चीजें बहुत कॉमन सेंस से समझ में आती है। ये बंदे ने बोला कि हमने सेल्फ डिफेंस के लिए AK-47 रखी। सेल्फ डिफेंस के लिए AK-47 सेल्फ डिफेंस के लिए? मेरे जियाजी आर्मी में है, मैं राइफल जानता हूं क्या है, वो कर्नल है, मैंने देखा है उनको राइफल चलाते हुए। मेरे को मालूम है AK-47 इज अ राइफल, दैट इज डेडलीस्ट वेपन। और आप उसको सेल्फ डिफेंस के लिए रख रहे हो? क्यों सेल्फ डिफेंस के लिए आपको रिवॉल्वर नहीं मिली? या सेल्फ डिफेंस के लिए आप सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिली? आपके फादर तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे, वो अगर अप्लाई करते तो आपको रिवॉल्वर और सेल्फ डिफेंस के लिए सिक्योरिटी तो कभी भी मिल जाती, फिर AK-47 क्यों? और दिखाया कुछ इस तरीके से गया है पिक्चर के अंदर कि वाह क्या आदमी था। 300-400 लड़कियों और औरतों के साथ संबंध थे, सेल्फ डिफेंस में AK-47 रखता था, फुल नशेड़ी गंजेड़ी था, और हमने मूवी को अप्रिशिएट किया, वाह क्या मूवी बनी है, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, वाह। क्या हम यही सीखते हैं? और इसी वजह से टेररिज्म कोई बड़ी चीज नहीं, अब कोई भी टेररिज्म के राह के ऊपर चल जाता है। कसाब को लोग आइडियलाइज करते थे। जिस दिन इसको डाला था ना जेल के अंदर, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए थे साथ साथ में। ह्यूमन राइट्स वाले क्या बोल रहे थे? वो ह्यूमन है, इसको बिरयानी खिलाओ, नालायक आदमी को, जिसने 300-400 लोगों को स्टेशन पे मार दिया, उसको बिरयानी खिलाओ। इच्छा हो गई थी जिस दिन कसाब को हैंग किया ना, उस दिन उस ह्यूमन राइट वालों को भी उठा के हैंग कर देना चाहिए था। प्रॉब्लम ही खत्म, झंझट ही खत्म। अब आप देखो इस लॉ का, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 बनाया गया है, लॉ 2002। आपको पता है इंडिया में टेररिज्म का ऑलरेडी एक लॉ था 1985 में, जिसका नाम था टाडा। 85 से लेकर 95 में टेररिस्ट ऑर्डिनेंस एंड टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा करके लॉ था। यह लॉ इतना वीक था, इसी लॉ के अंदर 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था स्टॉक मार्केट के सामने। इसी लॉ में और 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। गवर्नमेंट के पास पब्लिक चिल्लाती रही, अरे बॉम्ब ब्लास्ट आ रहे, टेररिज्म के लॉ चेंज करो, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, टेररिज्म के लॉ चेंज करो। गवर्नमेंट पॉलिटिशियन हिले नहीं। 2001 में जब पार्लियामेंट के साइड में बम फटा, तब इनकी फटके हाथ में आई,
ठीक है, तब इनको लगा अभी ये तो पार्लियामेंट तक के बम फोड़ने के लिए आ गए, फिर उन्होंने 2002 में लॉ बनाया। आप देखो ना, 2001 में बम फटा, कैसे का 2000 लॉ में चुपचाप लॉ आ गया? कैसे ऐसे हो सकता है? मतलब सिस्टम ही करप्ट है। भोपाल का ट्रेजेडी ले लो या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ले लो, लोग मरे, इनको फर्क नहीं पड़ता। अभी यहां आ गए क्या, यहां साइड में बम फटा क्या, हमारे नीचे बम फटा, अब बनाएंगे हम लॉ 2002 में। यह है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। सिचुएशन आई, पार्लियामेंट के साइड में बम फटा, तब जाके इन्होंने लॉ बनाया है। तो भैया एवी लॉ नहीं बनता, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सिचुएशन है तो लॉ है, यही सत्य है। पूरे दुनिया का यही सत्य है लॉ का। सिचुएशन होगी तो लॉ होगा। किसी को टाइम पास करने की इच्छा नहीं है। अगर दुनिया में टेररिस्ट नहीं रहते, इंडिया में टेररिस्ट नहीं रहते, तो हम टेररिज्म का लॉ नहीं बनाते थे। हमने कभी नेपाल के लिए टेररिज्म का लॉ नहीं बनाया, कभी हमने भूटान के लिए टेररिज्म का लॉ नहीं बनाया, क्योंकि वो लोगों ने कभी हमारे यहां टेररिज्म किया ही नहीं। चाइना के लिए भी टेररिज्म का लॉ नहीं है, क्योंकि चाइनीज लोग टेररिज्म नहीं करते, वो सीधा वॉर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। तो एक सेंटेंस आपने अभी के अभी नोट डाउन करके रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हर लॉ के लिए, दुनिया के किसी भी लॉ के लिए, वो ये है। और इसके नीचे फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। आपको अगर समझ में आया तो मुझे लाइक ठोक दीजिए वहां पे, और साथ साथ में यहां बता दीजिए कि क्या आपको अभी तक जो समझा है वो समझ में आया क्या। प्लीज कृपया लिख लीजिए। शाबाश। कोविड-19 एक्ट 2020 जानदार। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच जितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शिवम, दिव्या, तेजस्वी, हर्षिता, दीपेश, बीइंग चार्टर्ड, दुर्गा, कृष्ण कुमार, वंश, अविरल, उमंग, प्राची। थैंक यू सो मच गाइस। अरे हाँ, 200 लोग हो गए थे, क्या बात है, शानदार। करण, प्रियांशु, यश, थैंक यू सो मच। अनुज, भावेश, दर्शना, सस्ता हैकर ये कैसा नाम है, सस्ता हैकर। थैंक यू सो मच सस्ता हैकर। बीकॉम कैसे करे? बीकॉम करने का सबसे सिंपल टिप है बेटा, बिना कॉलेज जाए एग्जाम दे दो, बात खत्म। हमने भी वैसे ही किया था। साक्षी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। चलो लिख लिया सबने सेंटेंस। ये सेंटेंस अगर आपका सबका लिखना हो चुका हो बच्चों, तो इसके नीचे सिर्फ वो लॉज के नाम लिख लो। जैसे ये लॉ मैंने आपको बोर्ड के ऊपर दिया है, इसका आपको सिर्फ नाम लिखना है। इसका सिर्फ नाम लिखना है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट, ये सब नाम लिखना है आपने, पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, सिर्फ नाम, 3 नाम लिख के रखो, आइडिया आ जाएगा। ये नाम लिख लिया। दूसरा, प्रोहिबिशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी नाम लिख लो। लिख लिया सबने। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002, ये भी नाम लिख लो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002, ये भी नाम लिख लो। असलम पटेल ने सवाल पूछा है, बहुत खतरनाक सवाल है असलम पटेल का। सर सीए कैसे क्लियर करे बिना पढ़े? भैया सवाल आया है कमेंट में, मैं बोलना चाहूंगा, एक बड़ा इतना अच्छा सवाल मैंने मेरे लाइफ में ना देखा। सर सीए कैसे क्लियर करे बिना पढ़े? मैं चाहूंगा कमेंट में ही इसके आंसर दे दीजिए असलम भाई जी को। असलम भाई जी, आपका सवाल हमारी सराखों के ऊपर, पर हमें भी आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता कि बिना पढ़े कि सीए कैसे कंप्लीट करे। ठीक है, तो बता दीजिएगा आगे। चलो
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ईशान। ओके, आगे बढ़ता हूं। ये तीनों नाम आपने लिख लिए होंगे, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कुछ चीजें जो मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ही समय बचा है अगले 5-10 मिनट का। आज का लेक्चर हम 1.5 घंटे का ही ले रहे हैं, फिर आपको ब्रेक मिलेगा, तो 12 बजे से आपका दूसरा लेक्चर शुरू होगा। बीच में आपने खाना वगैरह खा लेना, ठीक है। सो अब मैं कुछ चीजें आपको बोल दूं बच्चों, नोट्स वगैरह के बारे में, कि मैं आपको कौन कौन से टाइप के नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, ये भी चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेन नोट्स आपको मिलेंगे। मेन नोट्स के अंदर आपको 2 मॉड्यूल मिलेंगे। पहला आपको मॉड्यूल मिलेगा कंपनी लॉ का, और दूसरा आपको मॉड्यूल मिलेगा अदर लॉ का। एंड बिलीव मी, दीज आर द बेस्ट मॉड्यूल। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सवाल पूछा था, सर क्या इसमें मॉड्यूल का लैंग्वेज है? हाँ, तो इसमें नॉर्मली मॉड्यूल का लैंग्वेज दिया है हमने मैक्सिमम जगह पे, लेकिन जहां पे एनालिसिस वगैरह करना जरूरी है वहां पे मैंने चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार प्रेजेंटेशंस, अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन दिए। मैं अभी आपको डेमो ओपन करके दिखाऊंगा नोट्स का, तो आपको आइडिया आएगा। सो मॉड्यूल की लैंग्वेज हमने यूज की है। दूसरा, ये पूरे कलरफुल नोट्स है। थोड़ा कलरफुल नोट्स हमने इस थीम में बनाए। वी स्मार्ट का एक फोटे रहा है कि हम नॉर्मली कलरफुल नोट्स बनाते हैं इस हिसाब से कि बच्चों को थोड़ा पढ़ने में मजा आए। वही ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स में आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, तो कलरफुल नोट्स है, काफी अच्छे नोट्स है। फिर आपको एक क्वेश्चनएयर मिलेगा। ये क्वेश्चनएयर में पास्ट सभी एग्जाम के, पास्ट फ्रॉम नवंबर 2002 से लेके तो नियरली नवंबर 2019 तक के सभी सवाल दिए हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल है। नवंबर 2002 से लेकर नवंबर 2019 तक। मई 20 में एग्जाम ही नहीं हुआ, सो टेंशन ही नहीं है। और नवंबर का तो अभी हुआ, तो उसके टेस्ट पेपर हम यूट्यूब के ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर्स। तो 19 तक का सब कुछ है। नवंबर 20, दिसंबर 20 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इसके अंदर अभी इंक्लूड नहीं किया है, वो सेपरेटली हम यूट्यूब पे डिस्कशन ले लेंगे एक बार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो इतने क्वेश्चन कवर्ड है, और इसमें से मैं ये बोल रहा हूं 60-70% क्वेश्चन कम से कम हम क्लास डिस्कशन में करेंगे, आंसर राइटिंग में करेंगे, ये मिनिमम है। इसके ऊपर हो सका तो हम 80-90% तक के भी जाने की कोशिश करेंगे। इस बार के बैच से इसके अंदर हम ये इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्लियर है कि पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से आंसर राइटिंग पॉइंट लिखेंगे। इसके एडिशन में क्वेश्चनएयर तो आपका हो गया, इसके एडिशन में एक और चीज आपको मिलेगी, वो है चार्ट्स। अच्छा, क्वेश्चनएयर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन आपने कलरफुल नहीं, क्वेश्चनएयर ब्लैक एंड व्हाइट है। क्वेश्चनएयर में कलर डाल के जिंदगी में क्या फायदा, क्योंकि वहां पे कोई कंसेप्ट भी नहीं है, तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा है, ठीक है। दूसरा है चार्ट्स, तो 2 से 3 चार्ट्स हमारे नॉर्मली हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी आपको यहां पे दे दिए जाएंगे। जैसे 2-3 चैप्टर के हमारे चार्ट्स रेडी है, वो भी आपको आपके साथ मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल हम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ आपका रिवीजन। इसके भी एडिशन में अगर कोई चीज निकलती है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, मिनिमम इतना तो गारंटीड है। क्लियर है? टाइम टू टाइम हम नई नई चीजें बनाते हैं, तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अब मैं इसमें से कुछ चीजें आपको ओपन करके दिखा दूं। किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, बट पहले मैं चीज़ें ओपन करके दिखा दूं। जैसे आपने अभी जो नोट्स डाउनलोड किए होंगे, जो मैंने आपको डेमो में दिए, काफ़ी अच्छे नोट्स है, देख के ही आप परेशान हो जाओगे। दीज आर अवर नोट्स फॉर बेसिक्स ऑफ लॉ, ठीक है। मतलब आज जो मैंने आपको लॉ क्या होता है, ये सब जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर दिखाया ना, वो सब इसके अंदर मैंने दिया है। और नॉर्मली मैं जो बोर्ड पे दिखाऊंगा वो कलर फॉर्म में हमारे ये नोट्स है हमारे इसके अंदर। जैसे तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, डाउरी, टेररिज्म, ये भी मैंने दिया है। फिर कल जो पढ़ाऊंगा वो भी इसके अंदर है। फिर लॉ कैसे पास होता है इंडिया में, उसका पूरा सिस्टम दिया है भैया। सेंट्रल लॉ कैसे पास होता है, स्टेट लॉ कैसे पास होता है, ये पूरा सिस्टम इसके अंदर मैंने देके रखा है। फिर जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री मैंने इसके अंदर देके रखा है। जम्मू कश्मीर का धारा 370 अभी तो ये नहीं है, तो इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देके मैं आपको छोड़ दूंगा क्यों धारा 370। और ये सिर्फ पहला चैप्टर नहीं है, आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लोगे, सभी नोट्स कलर है और इसी फॉर्म में मैंने आपको दिए है, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं तो इस टाइप के चार्ट्स आपके इसमें मैंने देके रखे। दीज आर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के चार्ट है, ये तो सीपीटी का है, पर आपके चार्ट कलरफुल आएंगे। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट किया था मैंने फाउंडेशन के लिए, फिलहाल ये दिख रहा था इसलिए मैंने ओपन कर दिया। फिर उसके बाद में अगर हम बोले तो नियरली सभी नोट्स हमारे, सभी के सभी नोट्स पूरे कलरफुल है। ये दूसरा चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ वाला, जिसके अंदर अलग अलग चार्ट्स बनाए हैं, डिफरेंट लेवल, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देना जरूरी है हर तरीके से यहाँ पे दिया है। क्लियर है? ये चीज को आपने याद रखना। जैसे मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चनएयर आपको मिलने वाला है, तो मैं क्वेश्चनएयर भी ओपन करके दिखा दूं। दिस इज सिंपल क्वेश्चनएयर, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक में आपके बोल्ड में क्वेश्चंस रहेंगे, उसके नीचे उसके मॉडल आंसर्स दिए हैं, और ये नियरली 250-300 पेजेस का है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड है, आरटीपी एमटीपी सब मिला के। क्लियर है?
तो ये आपको काफी बेनिफिशियल होगा। ऐसा है कि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लो तो आपका 50 से 60 मार्क का पेपर तो देखा हुआ आएगा, क्लियर, दैट इज फॉर श्योर। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम हमारे तरफ से दे रहे हैं। आई गेस नया कंसेप्ट आज शुरू कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार शुरू किया तो उसके डिस्कशन में ही आधा ही पौन घंटा निकल जाएगा, बिकॉज नया कंसेप्ट है फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। सो आज मैं 1.5 घंटे की टेंटेटिवली आपकी क्लास ले रहा हूं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा वो जरूर मुझे बताइएगा और लाइक ठोकिएगा, आपके फ्रेंड्स को बताइएगा। अगले 10 लेक्चर क्योंकि हम लाइव लेने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स को बताइएगा, उनको बताइएगा कि किस तरीके से हमारे बुक्स 1 जनवरी से अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको डिलीवरी भी मिलना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द 1 जनवरी। ये चीज़ को आपने याद रखना है। आज आप मेरे लेक्चर के अंदर आए, इसलिए थैंक यू सो मच। आई होप स्पीड ठीक थी। अगर आपको स्पीड के बारे में भी कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेक्चर के बारे में कोई कंसर्न या क्वेरी है तो लेक्चर रेंडर होने के बाद आप कमेंट में मुझे उसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी पढ़ाने में मजा आया, अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।